Good morning, all of you. We came again for the mechanics of solid lecture. In the previous classes, we solved numericals on compound bar. Okay. Now we further extend this lecture and solve more examples on compound bars. Okay. तो बिना कोई समय कमाए हम लोग नुमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं. ओके. और एक नुमेरिकल एग्जांपल हम लोग एज्यूम करते हैं. ठीक है. ये न्यूमेरिकल्स का स्टेटमेंट है. अगर हम फिगर को फिर से इसमें इंट्रोड्यूस कर दें तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी. ठीक है. सपोज़ फिगर को हम लोग सेलेक्ट कर लें फॉर दिस न्यूमेरिकल. ओके. नौ. ओके. सॉरी. ठीक है. अब हम लोग इस स्टेटमेंट को देखते हैं. ठीक. ए रिजिड बार ए बी, एक रिजिड बार आपको ए बी दी हुई है. ठीक है. 9 मीटर्स लॉन्ग, उसकी लेंथ 9 मीटर आपको दी हुई है बिटवीन इट्स एंड्स. ठीक है. वर्टिकल रड से वो हैंग कर रही है. ब्रास और स्टील की दो रड से वो हैंग कर रही है. और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये अपने आउन वेट से अभी हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. रड ए की जो है मतलब रड जो है ए पे वो ब्रास की है और इसकी लेंथ 3 मीटर नोन है, गिवन है. इसकी एरिया भी नोन है और जो इसकी यंग्स मॉडुलस है ब्रास की वो भी गिवन है. ठीक है. रड जो बी इंड पे है वो स्टील की है, उसकी लेंथ 5 मीटर है. क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस डी. ओके. डी इज अननोन है हमारे लिए. फ्रॉम ए, इंड ए से ए वर्टिकल लोड 3000 न्यूटन बी अप्लाइड if the bar is to remain horizontal even after the load is applied. स्टार्ट में क्वेश्चन में क्या था कि ये जो आपकी रिजिड बार थी ए बी, ये अपने वेट के कारण हॉरिजॉन्टल थी. ठीक है. अब इस पर एक फर्दर लोड 3000 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है तो ये इसको किस डिस्टेंस डी पे लगाना है फ्रॉम द इंड ए ताकि अभी भी ये हॉरिजॉन्टल रहे. ठीक है. तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे यहाँ आपको अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन में क्या कहना है कि एज द बार ए बी इज रिजिड देयरफॉर देयर इज नो एनी डिफॉर्मेशन इन ए बी. मतलब ए बी में किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे कंप्रेशन हो, चाहे किसी तरह का कोई भी सियर टाइप की कुछ भी स्ट्रेन हो, तो इसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं है. क्लियर है. अब अगर हम लोग इस रिजिड बार का एफ बी डी ड्रॉ करें. ओके. उस फिगर को हम लोग अगर देखें ध्यान से या सिंपलिसिटी के लिए उसको हम लोग रीड्रॉ कर लें. ओके. तो यहाँ आपको देख के एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हमने इस रिजिड बार ए बी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 3000 न्यूटन तो ये जो रड है आपकी ब्रास की और स्टील की ये एक्सटेंड करेगी. मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी या मतलब टेंड्स टू इंक्रीज होगी, ये तो आप कह ही सकते हैं. तो अब क्या होगा, चूंकि ये इससे हैंग हो रही है ब्रास के रड से और स्टील के रड से, तो इसमें क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा. ब्रास पे सपोज कर लीजिए कि आपने कि पी बी फोर्स डेवलप हुआ और स्टील में पी एस. हम उस नोमेनक्लेचर को मेंटेन कर रहे हैं, ब्रास है तो पी बी और स्टील है तो पी एस. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करिए, कुछ देर के लिए मान लीजिए ये जो ब्रास की रड है और ये जो स्टील की रड है ये एक तरह की रोप है जिससे ये आपकी रिजिड बार ए बी हैंग हो रही है. तो जस्ट लाइक रोप टेंशन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड. या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस रिजिड बार पे ये पी 3000 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है या इसको हॉरिजॉन्टल रहना है तो ये ब्रास और ये स्टील क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी. तो अपनी तरफ खींचेगी तो इस पर फोर्सेस क्या आएंगे, पी बी एंड पी एस. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड. या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपकी रिजिड बार ए बी है ये हैंग कर रही है रोप से इंस्टीड ऑफ कंसीडर इट एज ए रड. तो जस्ट लाइक रोप टेंशन इसमें क्या आएगा, फोर्स पी बी एंड पी एस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन.
ओके, ये आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दो इक्वेशन से लिखना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए लेट, अगर हम इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो लेट पी बी बी द फोर्स developed in brass bar and PS be force in steel bar, in the steel bar. Okay, therefore from the FBD of rigid bar AB, therefore FBD of rigid bar AB is shown in figure। देखिए हमने फिगर में इसको शो किया है। देखिए तो ये FBD बनाया हमने रिजिड बार का, इसमें तीन ही फोर्स लग रहे हैं, PB PSN, एक्सटर्नल लोड P जिसकी वैल्यू 3000 न्यूटन है। तो अगर हम फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखें इसको फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन of rigid bar of the rigid bar AB क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शंस में है तो यहाँ एक ही मतलब आपकी मतलब कन्वीनियंट डायरेक्शन है वो आपकी वर्टिकल वाई। तो आप कह सकते हैं कि एफ वाई जो है ये ज़ीरो होगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो। ये आपकी पॉजिटिव है वर्टिकली अपवार्ड, और ये आपकी नेगेटिव है। तो समेशन ऑफ एफ वाई में क्या आएगा, देखिए एफ बी डी को जो रिजिड बार ए बी की है, नीचे फोर्स लग रही है आपकी पी, तो इसको ये निगेटिव हो जाएगी फ्रॉम द साइन कन्वेंशन, तो ये माइनस पी। ऊपर लग रही है आपकी पी बी और पी एस जो स्टील रड और ब्रास की रड में डेवलप हो रही थी इन वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन, तो ये पी बी है और ये पी एस है, ये ज़ीरो हो गई। तो यहाँ से क्या आएगी, पी बी प्लस पी एस इक्वल टू पी, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ये कहाँ से आई है आपकी, फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, जो एक तरह का समेशन ऑफ मतलब एक तरह का फोर्स बैलेंस होता है जहां हम समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। यही आपकी फर्स्ट कंडीशन थी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन। जो मॉस हम पढ़ रहे हैं उसमें जड़ में बात यही है। ओके, तो मोर और लेस ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है। अब क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है कि ये जो आपकी रिजिड बार ए बी है इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना है। तो ये हॉरिजॉन्टल कब रहेगी, जब ब्रास और स्टील के रड में एक्सटेंशन क्या आएगी, जब ब्रास और स्टील के रड की में जो एक्सटेंशन क्या आएगी वो सेम आएगी। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझना है कि हम FBD ड्रॉ कर रहे थे रिजिड बार ए बी की। ओके, अगर हम FBD ड्रॉ करें स्टील रड की और ब्रास की, तो सपोज कर लीजिए कि ये जो PB है, सॉरी, ये जो आपकी PB है ये फोर्स AB पे लग रहा है, मतलब रिजिड बार AB पे लग रहा है। सिमिलरली ये जो आपकी PS है ये फोर्स आपकी इस रिजिड बार पे लग रहा है। तो यहाँ जो PB है, ये PB की अगर बात करें, फोर्स ऑन रिजिड बार ए बी, ठीक है, बाय ब्रास रड। तो अगर आपसे पूछें कि नौ फोर्सेस ऑन ब्रास बाय द रिजिड बार ए बी क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस ब्रास रड पे फोर्स कितना होगा ए बी, ब्रास रड पे फोर्स कितना होगा ड्यू टू रिजिड बार ए बी, तो क्या होगा, फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ आप कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में सेम होगी। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर इसको भी हम पी बी बोल दिए, ये क्या होगा, ये फोर्सेस ऑन ब्रास बाय द रिजिड बार ए बी, दैट मीन्स फोर्सेस ऑन ब्रास रड ड्यू टू
रिजिड बार ए बी। सिमिलरली ये डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दिया हमने पी एस, तो ये पी एस क्या होगा, फोर्सेस ऑन स्टील रड ड्यू टू रिजिड बार ए बी। तो देखिए इन दोनों फोर्सेस के द्वारा पी बी और पी एस के द्वारा क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा, जो ये आपका रिजिड बार इसमें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब अगर इस रिजिड बार को हॉरिजॉन्टल रहना है, इस रिजिड बार को हॉरिजॉन्टल रहना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप देखिए, तो रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या होगा, दोनों जो आपकी एक्सटेंशन होगी, दोनों में जो एक्सटेंशन होगी आपकी ड्यू टू दिस पी बी एंड पी एस, तो वो क्या होगी, सेम होगी। अगर ये सेम नहीं होगी तो ये आपकी रिजिड बार हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी, आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। अगर ये सेम नहीं हुई तो ये टिल्ट भी कर सकती है। तो अगर अगर इस रिजिड बार को हॉरिजॉन्टल रहना है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन होगी ब्रास की और स्टील की वो सेम होगी। तो यहाँ से हम क्या स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिंस द बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल okay, even after applying load, ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, डिफॉर्मेशन दैट मीन्स एक्सटेंशन इन ब्रास इक्वल टू एक्सटेंशन इन स्टील। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हमारी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है। एक्चुअल में क्या है, ये कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, तो अगर इस रिजिड बार ए बी को हॉरिजॉन्टल रहना है तो ये जो एक्सटेंशन होगी ब्रास की और स्टील रड की ड्यू टू दिस लोड पी बी एंड पी एस, क्या होगी, वो दोनों सेम होगी। ठीक है, नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा। अब यहाँ हम हुक्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो वेल नोन एक्सप्रेशन है पी एल अपॉन ए ई का, तो उस नोमेनक्लेचर को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने क्या लिखेंगे, फॉर द डिफॉर्मेशन इन डेल्टा बी क्या होगा, पी बी एल बी, ये पी एल हो गया, एरिया ए बी, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, सिमिलरली पी एस लेंथ एल एस, एरिया एस ई एस। अब यहाँ डेटा सारे नोन हैं, 9 एल बी कितना है, लेंथ ऑफ ब्रास 3 मीटर, उसको आप बदल दीजिए mm में, एल एस कितना है 5 मीटर, ये हो गया आपका 5000 mm। हम डायग्राम के एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए लेंथ दी हुई है ब्रास की 3 मीटर और इसकी 5 मीटर, तो हमने इसको चेंज कर लिया mm में। ठीक है, एरिया सारी नोन है, एरिया ऑफ ब्रास 1000 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ स्टील 445 mm स्क्वायर, ये देखिए नोन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ब्रास की नोन है, ब्रास की 1000 है सॉरी, और स्टील की 445 mm स्क्वायर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो है ब्रास की वो है आपकी 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड स्टील की जो है वो है दुगनी है इससे 10⁵ mm स्क्वायर, 2 × 10⁵ mm स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज़ को अगर आप पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी पी बी की, तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ वी गेट, क्या गेट किया हमने, तो पी बी अननोन थी इंटू लेंथ 3000 mm, ओके, एरिया 1000 mm स्क्वायर गुना यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी पी एस गुना लेंथ 5000 mm,
ओके, एरिया 445 mm² गुना यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको पीबी और पीएस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, पीबी इक्वल टू 1.8727 पीएस। ये कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से सॉल्व करने पे। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ नोन है आपके लिए, तो ये सॉल्व करना इट्स नॉट ए ह्यूज टास्क। ये सारे वैल्यूज़ नोन है, तो आप पीएस और पीबी में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मिले थे वो क्या था आपका, पीबी प्लस पीएस इक्वल टू पी, और पी कितना था आपका 3000 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, इसको सॉल्व करें। इसमें अब फिजिक्स बची नहीं है, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या है, यहाँ से हमने पीबी को इन टर्म्स ऑफ पीएस लिख दिया, तो पीबी क्या था 1.8727 पीएस प्लस पीएस इक्वल टू 3000 न्यूटन। तो यहाँ से आप पीएस को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी पीएस क्या हो जाएगी 3000 न्यूटन बटा 1 + 8727। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पीएस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1044। पीएस कितनी हो जाएगी 1044.33। देयरफॉर पीएस इक्वल टू 1044 आफ्टर सॉल्विंग एबव। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको पीएस की वैल्यू नोन हो जाएगी। ठीक है, एंड हैंस पीबी क्या होगा, पी माइनस पीएस, पी कितना था 3000 न्यूटन माइनस 1044.33 न्यूटन, ये आ जाएगा आपका 1955.67 न्यूटन। पीबी क्या था, फोर्सेस इन ब्रास, ओके, एंड पीएस था फोर्स इन स्टील। ये दोनों फाइंड हो गए आपसे। अब आपको क्वेश्चन में डी फाइंड करना है। क्वेश्चन में डी क्या फाइंड करना है, डी क्या था, फ्रॉम द इंड ए से कितनी दूरी पे हम पी को लगाएं ताकि रिजिड बार आपकी हॉरिजॉन्टल रहे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि इसमें किसी तरह की टिल्टिंग या किसी तरह का टर्निंग नहीं है। तो टर्निंग नहीं, इसका मतलब क्या है, उस इंड के अबाउट इसकी मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल रहना है, इसका मतलब उसमें किसी तरह की टिल्टिंग नहीं है या किसी तरह का रोटेशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं टू फाइंड डी हमें निकालना है। कंसीडर द मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से है। मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अबाउट ए। ठीक है, ए से लेने में एक फ़ायदा है कि अब ए से देखिए एक फोर्स पास हो रही है पीबी। अगर आप एफबीडी में देखें रिजिड प्लेट का, तो वहाँ से कितना पास हो रहा है ए से उसकी फोर्स पास हो रही है पीबी। तो पीबी का जो मतलब मोमेंट होगा ए के अबाउट वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक फोर्स तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब एक फोर्स बच रही है आपकी पी और एक फोर्स बच रही है पी है, जिसका मोमेंट आपको ए के अबाउट लेना है। हम ये मोमेंट इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम का, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन ने कह रखा है कि इस बार को हॉरिजॉन्टल रहना है। ये हॉरिजॉन्टल तभी रह पाएगा जब ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड ये इसमें किसी तरह का रिजिड बार में टिल्टिंग नहीं हो या किसी तरह का रोटेशन नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि इंड ए के अबाउट उसमें जो मोमेंट होगी
वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो दैट मीन्स आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखना है। मोमेंट कंडीशन क्या होगा कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एन ए इज, द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट द इंड ए इज ज़ीरो। यहाँ क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे लिए निगेटिव है एंड काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। तो अगर आप पी का मोमेंट देखें, ठीक है, उस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये था, यहाँ फोर्स एक पी लग रही थी, यहाँ पे एक फोर्स पी बी लग रही थी, और यहाँ पे फोर्स पी एस लग रही थी। ये डिस्टेंस डी थी, ये ए इंड है, ये बी है। तो अगर आप पी का मोमेंट देखें ए के अबाउट में, तो ये क्लॉकवाइज देगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी डी। इसका मोमेंट इसके अबाउट क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब एक मोमेंट यहाँ से आएगी क्लॉकवाइज माइनस पी इंटू डी। पी एस की मोमेंट क्या होगी, ए के अबाउट, ए के अबाउट क्या होगी पी एस की मोमेंट। ये डिस्टेंस आपकी पूरी 9 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पी एस इंटू 9, और ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो पॉजिटिव होगी, ये पी एस इंटू 9 होगी। तो अब हमारा जो मोमेंट का इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए इंड इज ज़ीरो। तो एक मोमेंट आपका, और इसका मोमेंट क्या होगा, पी बी का ए के अबाउट, चूंकि ए से ही पास कर रहा है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला मोमेंट क्या होगा आपका, माइनस इम्प्लाइज में ज़ीरो इंटू पी बी, क्योंकि पी बी तो उसी से पास कर रही है, माइनस इस पी का मोमेंट ए में क्लॉकवाइज होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी डी। क्लॉकवाइज है इसलिए निगेटिव है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, निगेटिव है, प्लस पी एस इंटू 9, ये प्लस इसलिए है क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ से अब एक ही अननोन है, वो है आपकी डी। आपने पी एस को फाइंड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3000 पी इंटू 9, सॉरी 3000 इंटू डी होगा ना, ये पी इंटू डी का मोमेंट है, डी इक्वल टू पी एस इंटू 9। तो इसलिए डी क्या होगा, पी एस इंटू 9 अपॉन 3000। पी एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 1044.33। ठीक है, न्यूटन। देखिए आपने सॉल्व किया है, देखिए पी एस की वैल्यू 1044.33। तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1044.33 न्यूटन इंटू 9 मीटर अपॉन, ये भी आपका न्यूटन है, तो 3000 न्यूटन। ये इसको वैल्यू फाइंड करिएगा, तो डी कितना आएगा आपका 3.133 मीटर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस फोर्स बैलेंस किया है और आपका कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लिखा है। क्या कंडीशन था कॉम्पेटिबिलिटी का, अगर इस रिजिड बार ए बी को हॉरिजॉन्टल रहना है तो जो डिफॉर्मेशन होगी, मतलब जो एक्सटेंशन होगी ब्रास में और स्टील रड में, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स, वी मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।